गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज जो है दूसरा सेशन है इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर। भैया एग्रीकल्चर के जो महत्वपूर्ण संस्थान है जी, अगर इस संस्थान का नाम ना पूछे तो उससे रिलेटेड भैया फंड पूछ लेता है, उसकी योजनाएं पूछ लेता है, उसकी ऐप पूछ लेता है। तो सारी चीजें आज कवर करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है। तो महत्वपूर्ण संस्थान व उनके द्वारा किए गए कार्य जैसे फंड हो गया, ऐप किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और यह सब कुछ जो है हम आपको बताने वाले, क्योंकि आजकल जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो आपका इसी ओर जा रहा है। नए नए मतलब कि कहे कि आपसे कह देता है एग्जामिनर, तो ये कह देगा कि भाई आपके एग्रीकल्चर में है, ये पूछूंगा मैं, है ना। तो उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है क्लास शुरू करने से पहले कि भैया मंजिल की फिक्र ना करें ए मेरे दोस्त, तू बस अपना फोकस रास्ते पे रख, तुझे मंजिल अवश्य मिलेगी। मंजिल की टेंशन नहीं करनी है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। भैया अपनी मेहनत पर कायम रहो, मेहनत करोगे एक ना एक दिन मेहनत सफल जरूर होगी। अपने रास्ते पर चलते रहो, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी, है ना। तो मंजिल पाना है तो वर्क करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। भाई पहला क्वेश्चन है आज का। मैं आप कहोगे सर थ्योरी वाली क्लास है, क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। तो मैं प्रीवियस ईयर ये एजीटीए अभी 2025 में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछे गए क्वेश्चन है कि भैया कैसे एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हो रहा है। अब भैया कृषि पहल के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द आर्या का क्या अर्थ है। व्हाट इज द एक्रोनेम आर्या स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव। भैया कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, कृषि ग्रामीण युवा कार्यवाही कार्य, या एग्रीकल्चर रूरल यूथ एक्शन, कृषि ग्रामीण युवा अचीवर, या एग्रो रूरल यंग अचीवर, युवाओं की सहायता के लिए कृषि सुधार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म फॉर यूथ असिस्टेंस, या नन ऑफ द एबव। आप लोग आंसर बताओ, फिर हम तो बता ही रहे हैं इसका आंसर। तो भैया जो आर्या है, आर्या योजना है, यह जो है ग्रामीण युवाओं को कृषि में बनाए या फिर कहें कृषि से संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्रामीण युवाओं को कृषि में बनाए रखने के लिए यह योजना लाई गई थी आईसीआर द्वारा 2015 में। आर्या योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाता है, वो हो जाता है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, मतलब कि एक है कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना, कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना, ये आर्या का फुल फॉर्म है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। भैया आर्या के बारे में जानेंगे तो आर्या कृषि में ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करना, ठीक, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, लॉन्च हुआ था 25 जुलाई 2015 को। इनिशियली 25 स्टेट में जो है शुरुआत हुई थी, या फिर कहें शुरुआती तौर पर 25 राज्यों में शुरू किया गया था। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है या प्राथमिक जो लक्ष्य है वो है युवाओं को जो है सशक्त बनाना और ग्रामीण युवाओं को विभिन्न कृषि या संबद्ध क्षेत्रों में आपका जो है शामिल करना, या संबद्ध क्षेत्रों संबंधित उद्योगों में शामिल करना और उसकी ओर आकर्षित करना और उसमें सशक्त बना रहा है, एम्पावर करना। ठीक है। तो देखिए इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव is to attract and empower rural youth in these areas to engage in various agriculture, allied and service sector enterprises, thereby promoting sustainable income generating and gainful employment। एक जो है आय का सृजन और उन्हें एक निश्चित क्या मिले भैया, रोजगार मिले, इसका सुनिश्चित करना इसका क्या है, काम है। देखिए बच्चों, इसका प्राथमिक उद्देश्य इन क्षेत्रों के ग्रामीण युवाओं को विभिन्न कृषि संबद्ध
और सेवा क्षेत्र के उद्यमों में शामिल होने के लिए आकर्षित और सशक्त बनाना है, जिससे स्थायी आय सृजन और लाभकारी योजना रोजगार को बढ़ावा मिले। लाभकारी रोजगार को क्या मिले बच्चों? बढ़ावा मिले। आगे बात करें आर्या की, तो भैया द सीम इनकरेजेस स्किल डेवलपमेंट। भैया यह जो है बढ़ावा देती है कि किसके लिए? स्किल। स्किल मतलब आपके अंदर कौशल विकास करने के। जैसे मान के चलो, कौशल क्या कहलाता है? मान के चलो कि छिड़कवा विधि से आप बीज बुआई करते हो। यदि आप न्यू न्यू हो तो कहीं ज्यादा कहीं कम, है ना। एक कुशल व्यक्ति है, उसको अंदाजा है या फिर कहें उसको अनुभव है, तो वो कहीं भी अच्छे से जो है एक समान रूप से छिड़कवा बुआई कर देगा, है ना। आपसे कह दिया जाए भाई लाइव क्लास लेनी है, तो आप कहोगे सर स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा। तो मतलब कौशल, टीचिंग कैसे करनी है, ये सब कौशल है, ठीक है। तो ये क्या है आपका बच्चों? आपका स्किल्स है। इंटरपेरिन्यूरियल एक्टिविटीज या फिर कहें उद्यमशीलता कार्य को, गतिविधियों को और सूक्ष्म द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज यूनिट अमोंग फार्म यूथ, जो आपके ग्रामीण युवा हैं, या फिर कहें यह योजना कृषि क्षेत्र के युवाओं में कौशल विकास, उद्यमशीलता गतिविधियों और सूक्ष्म उद्यम इकाइयों की स्थापना को क्या करता है? प्रोत्साहित करती है। थ्रू दिस इनिशिएटिव द एम इज टू एनहेंस कॉन्फिडेंस लेवल। भैया इसमें आपका आत्मविश्वास को बढ़ाना, encourage farming as a professional and create additional employment opportunity। आपको जो है इस तरह से बढ़ावा, इनकरेज करना कि आप जो है फार्मिंग को, कृषि को अपना एज अ करियर चुनो, या फिर कहें इसका प्रोफेशन चुनो, है ना। तो देखिए, and create additional employment opportunity for rural youth in secondary agriculture and related। इस पहल के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना है, खेती को एक पेशे के रूप में प्रोत्साहित करना और द्वितीयक कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना है। अब भैया आप जो मतलब ये कहें कि जो ग्रामीण युवा हैं, उनको कृषि व कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में, किससे बच्चों? कृषि व कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में बढ़ावा देना, ताकि वो क्या कर सके? उसी क्षेत्र में अपना रोजगार बना सके। अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर कहें जो आपका रोजगार नहीं मिल रहा है ग्रामीण युवाओं को, तो फार्मिंग से ही, कृषि से ही वो अपनी जो है रोजगार की व्यवस्था करें। या फिर कहें आपका प्रोसेसिंग क्षेत्र में जाएं, अलाइड एक्टिविटी जैसे मछली पालन हो गया, सेरिकल्चर, एपीकल्चर हो गया, इन सब क्षेत्रों का प्रशिक्षण देकर इन्हें सशक्त बनाना, ताकि ये सब अगर की काम करें तो इनको जो है एक अतिरिक्त रोजगार मिले, है ना। एम्प्लॉयमेंट या फिर कहें रोजगार मिले। केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होती बच्चों। एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट आर्या की बात करें तो प्रोजेक्ट आर्या के लाभ की बात करें तो बच्चों आपका पहला लाभ, इट प्रोवाइड स्टेडी इनकम फॉर रूरल यूथ। यह जो है स्थिर आय प्रदान करता है, ग्रामीण युवाओं को एक स्थिर आय प्रदान करने की गारंटी देता है। इट क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी एंड absorb अंडर एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ into secondary agricultural and service related activity in rural area। अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉय का मतलब होता है अल्प रोजगार, थोड़ा बहुत रोजगार है। अब मान के चलो कि प्रोसेसिंग क्षेत्र में जाना है ना। अभी क्या कर रहे हैं हम? केवल खेती कर रहे हैं, खेती द्वितीय क्षेत्र में तो जा नहीं रहे, प्रोसेसिंग तो कर नहीं रहे। मान के चलो आपने सरसों उगाया, सरसों को आपने क्या किया? डायरेक्टली मंडी में बेच दिया। यदि यही आपके ग्रामीण युवा एक कोल्हू गांव में लगा दे, है ना, कोई ग्रामीण युवा कोल्हू गांव गांव में लगा दे, तो वो सारा सरसों खरीद कर तेल की फ्राई करके उसको बेचे। उससे क्या होगा कि जो 4 लोग और हैं उनको रोजगार मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र। जैसे मान के चलो कि आप एक इकाई लगा रहे हो, यूनिट लगा रहे हो प्रोसेसिंग, तो उसमें 10 लोगों को रोजगार मिलेगा, ये याद रखना, है ना। तो आपको भी प्रॉफिट, आपके साथ वाले जो है मतलब ये कहें उनको भी रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये कह सकते हैं कि सर्विस रिलेटेड एक्टिविटी जो है आपकी, उनको बढ़ाकर हम रोजगार के जो है अवसर पैदा करते हैं।
यह रोजगार के अवसर पैदा करता है और अल्प रोजगार और बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में द्वितीयक कृषि और सेवा संबंधी गतिविधियों में शामिल करता है। आगे बात करें, इट इनकरेजेस रूरल यूथ टू कंसिडर फार्मिंग एज अ करियर। यह इनकरेज बढ़ावा देता है कि भैया जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं वो फार्मिंग को, कृषि को अपना करियर के रूप में चुने, है ना। तो यह ग्रामीण युवाओं को खेती को एक करियर विकल्प के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। भैया नेक्स्ट है, इट कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इन रूरल एरिया। या कृषि विकास में योगदान देता है और ग्रामीण क्षेत्रों की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। It can reduce the migration of youth from rural area by providing ample employment opportunity in villages। या गांव में पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन को कम कर सकता है। कौन भैया? प्रोजेक्ट आर्या। अगला क्वेश्चन देखो भैया, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये पहला था, ये दूसरा क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी है। अब भैया ये इंस्टीट्यूट से ही है डायरेक्टली, आप देखो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विकसित संतुलित राशन फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? भैया सॉफ्टवेयर पूछ लिया, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं आपको किस दिशा में ले जा रहा हूं। कि भाई आप इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हो तो इंस्टीट्यूट में एक एक निचोड़ पढ़ लो, कहां से क्वेश्चन आ जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो जो मेन इंस्टीट्यूट जैसे एनडीडीबी हुआ, आईसीआर हुआ, आईएआरआई हुआ, आईवीआरआई हुआ, आईआईएचआर है, एनडीडीबी है, आईवीआरआई है, एनडीआरआई है, आपका एफसीआई है, ठीक है। इनको तो हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन मेजरली बनते हैं, है ना। देखिए, what is the name of the balance ration formulation software developed by the National Dairy Development Board NDDB? तो पशु विकास, मिल्क मीट, गौशाला ऐप या पशु पोषण या नन ऑफ दी। तो भैया यहाँ पर तो ऑप्शन से ही आ रहा था आंसर, लेकिन कभी कभी गलत भी हो जाता। पशु पोषण ऐप, ठीक है, जो कि आपका एनडीडीबी ने विकसित किया है, किसके लिए? संतुलित राशन फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर। अब भैया जो एनडीडीबी के जो अन्य सॉफ्टवेयर हैं, एप्स डेवलप्ड बाय एनडीडीबी, कुछ एप्स हमने यहाँ पर कंट्रीब्यूट या फिर कहीं लगाए हैं, जैसे आपका डेयरी सर्वेयर। डेयरी सर्वेयर की बात करें तो ये जीआईएस इनेबल्ड ऐप है जो कि यूज्ड फॉर फील्ड डाटा कलेक्शन, फील्ड के डाटा कलेक्शन के लिए यूज होता है, विजुअलाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू डेयरी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग एंड मॉनिटरिंग फील्ड एक्टिविटीज। एक जीआईएस सक्षम ऐप जिसका उपयोग डेयरी गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रीय डेटा संग्रह, विजुअलाइजेशन और निर्णय लेने के लिए किया जाता है, जिसमें बुनियादी ढांचे का नाम का मानचित्र और क्षेत्रीय गतिविधियों की निगरानी शामिल है। अगला ऐप है एएमसीएस ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम। भैया एनडीडीबी ने एक ऐसा एप्लीकेशन या ऐसा सिस्टम विकसित किया है जो ऑटोमेटिकली मिल्क को कलेक्ट करेगा। अनइंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर दैट लिंक वेरियस स्टेक होल्डर इन द डेयरी सप्लाई चेन with a farmers app for accessing milk collection data। एक एकीकृत सॉफ्टवेयर जो डेयरी आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न जो आपके हितधारकों को दूध संग्रह डेटा तक पहुंच के लिए किसान की ऐप से क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। अगली ऐप जो एनडीडीबी ने बनाई है वो है आपकी NIAPH, ठीक है, INAPH ये आपकी किसने बनाई है बच्चों? एनडीडीबी ने बनाई है। अन आईटी एप्लीकेशन फॉर कैप्चरिंग रियल टाइम डाटा ऑन ब्रीडिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फार्मर। किसानों को प्रदान की जाने वाली प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं पर वास्तविक समय डेटा एकत्र करने के लिए एक आईटी अनुप्रयोग है। फिर आपका आ जाता है पशु पोषण जो पूछा गया था, a software that helps farmer formulate balanced ration for their animal, optimizing cost and improving milk production। बिल्कुल सेम लैंग्वेज पूछी गई थी आपकी, सेम टू सेम लैंग्वेज पूछी गई थी क्वेश्चन में, है ना। एक सॉफ्टवेयर
जो किसानों को अपने पशुओं के लिए संतुलित आहार तैयार करने और लागत को अनुकूलित करने और दूध उत्पादन में सुधार करने में क्या करता है, मदद करता है। आगे बात करें बच्चों अगले ऐप की, तो अगला है ई गोपाला। लॉन्च हुआ था 2020 में, ये भी आपका एनडीडीबी ने डेवलप किया था, ई गोपाला, है ना। आपके जितने भी ऐप हैं, जितने भी एनडीडीबी ने ऐप डेवलप किए, यहाँ पर मैंने सारे ही लगा दिए, ठीक। तो दिस ऐप प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू डेयरी फार्मर अबाउट लाइवस्टॉक मैनेजमेंट इंक्लूडिंग buying and selling germplasm, finding breeding services, and receiving alert for vaccination and other important event। यह ऐप डेयरी किसानों को पशुधन प्रबंधन के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है, जिसमें जन्म प्लाज्म की खरीद और बिक्री, प्रजनन सेवाएं ढूंढना और टीकाकरण और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए अलर्ट प्राप्त करना क्या है बच्चों, शामिल है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन। अब देखो भैया ये भी पूछ लिया गया, आत्मा। आत्मा भी आपका एक संस्थान ही है ना, आत्मा, जो कि जिला स्तर पर काम करती है। अब यहाँ बच्चे देखो, यहाँ पर इन्हें ये नहीं दिखा कि भैया जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत निर्णय लेने वाली, तो भैया केवी के तो था नहीं, तो जिला स्तर पर तो एक ही एजेंसी है, वो है आत्मा, है ना। एग्रीकल्चर टेक सॉरी एग्रीकल्चर एजेंसी सॉरी यहाँ पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है आत्मा, है ना। तो देखिए भैया जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत निर्णय लेने और किसान नेतृत्व वाली कृषि योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विस्तार सुधार योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान तंत्र पेश किया गया। अब भैया देखो, एक यह विस्तार तंत्र है, या फिर कहें आपका ये कह सकते हैं कि भैया एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। Which of the following institutional mechanism was introduced under the extension reform scheme to promote decentralized decision making and farmers led agricultural planning at the district level? तो भैया कौन सा है, एग्रीटेक रिसोर्स हब, किसान सेवा केंद्र, फार्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो भैया यहाँ पर आत्मा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो आत्मा के बारे में जाने तो भैया ये जिला स्तर पर आपका प्रसार का कार्य करती है, एक्सटेंशन का काम करती है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा। तो देखिए यह एक पंजीकृत संस्था है जो जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। यह अनुसंधान, विस्तार और विपणन को एकीकृत करने के लिए एक केंद्र बिंदु है। इसकी शुरुआत जो हुई थी बच्चों 2005-6 के दौरान की गई थी। उसमें फंडिंग पैटर्न की बात करें तो 90% हिस्सा आपका केंद्र सरकार का होता है और 10% हिस्सा किसका होता है बच्चों, राज्य सरकार का होता है। 90% जो हिस्सेदारी होती है केंद्र सरकार की और 10% जो हिस्सेदारी होती है वो किसकी होती है, राज्य सरकार की। अगला क्वेश्चन देखो, उद्देश्य की बात करें तो सार्वजनिक और निजी विस्तार सेवा प्रदाताओं से जुड़े बहु एजेंसी विस्तार रणनीतियों को प्रोत्साहित करना, कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में किसानों की पहचान की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तार के लिए समूह दृष्टिकोण को अपनाना और उन्हें किसान निर्माता संगठन के रूप में समेकित करना, योजना निष्पादन और कार्यान्वयन में किसान केंद्रित कार्यक्रमों के अभिसरण की सुविधा प्रदान करना, कृषि कार्य में संलग्न महिलाओं को समूहों में संगठित करना और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर लैंगिक चिंताओं को संबोधित करना। फिर लाभार्थी की बात करें तो व्यक्तिगत भी लाभार्थी होते हैं, समुदायिक जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं, महिला किसान या किसान महिला समूह भी इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में एमएसपी प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल के लिए अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। हमने जब भी इंस्टीट्यूट पढ़ाए तो हमने एफसीआई में बताया था सीधा सीधा कि भैया एफसीआई क्या करता है, अनाजों की खरीद करता है।
केवल सीरियल ग्रेन खरीदता है एफसीआई। एफसीआई जो है सीरियल्स के, अनाजों के, या फिर कहें गेहूं व आपके चावल के भंडारण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन सिस्टम है, उसके थ्रू जो है आपके पब्लिक में पहुंचाने का भी काम करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत। ठीक है, और साथ में साथ प्रोक्योर भी करता है, मतलब किसानों से गेहूं व चावल की खरीद भी करता है। मैंने कई बार जब भी एफसीआई पढ़ाया तो ये चीज मैंने पढ़ाई थी। तो यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज प्राइमरली responsible for procuring cereal and coarse cereal for the central pool under the MSP system in India. National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India, National Cooperative Corporation Development, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप लोग एक चीज याद रखना बच्चों कि आपका जो भारतीय खाद्य निगम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यह भारत में एमएसपी पर, क्या बच्चों, एमएसपी पर आपके जो खाद्यान्न है, जो अनाज वाली फसलें, जो सीरियल्स हैं और मोटे अनाज हैं, उनको खरीदने के लिए जिम्मेदार है। कौन भैया? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब भाई बात करें कि दलहनी और तिलहनी फसलों को कौन खरीदता है, तो भैया सबसे पहले ऑप्शन नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड। नाफेड जो है आपका क्या करता है, दलहनी व तिलहनी फसलों की खरीद के लिए जिम्मेदार है आपका नाफेड। किस पर भैया? एमएसपी पर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा अवसंरचना विकास निधि योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? Which of the following organization are responsible for implementing the Dairy Processing and Infrastructure Development Fund DIDF scheme? तो भैया ये भी आपका देखो एनडीडीबी से 2 क्वेश्चन पूछ लिए सीधे सीधे। एनडीडीबी से कितने? 2 क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पर बताइए, पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर कहें एनसीडीसी। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि एनडीडीबी और एनसीडीसी दोनों की ये संयुक्त योजना है ना, दोनों की ये संयुक्त योजना है। ठीक, अब भैया इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण संस्थान की बात करें तो महत्वपूर्ण संस्थानों से पहले चलने से पहले सबसे पहले बात करेंगे आपका जो है अपेक्स बॉडी। अब देखो पहले आती है भारत सरकार, और भारत सरकार का मंत्रालय कौन सा है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, है ना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो भैया आपका जो है सबसे पहला संस्थान कौन सा होगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है आपका डेयर। कौन आता है बच्चों? डेयर। डेयर क्या है भैया? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डेयर। डेयर के अंडर में आते हैं आईसीआर और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, और आईसीआर के अंडर में आते हैं आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से कि सबसे अपेक्स बॉडी कौन कहलाएगा भैया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक, फार्मर वेलफेयर जो है अपेक्स बॉडी होती है। इसके अंडर में आता है आपका डेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, या कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग। इसके अंडर में डेयर के अंडर में आती है आपकी 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सॉरी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और आपके जो है आईसीएआर, जो आपकी 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और आईसीआर इसके अंडर में आते हैं डेयर के। तो इसके अंदर में कौन आता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आगे पढ़ने वाले हैं। तो डेयर की स्थापना की बात करें बच्चों तो ये 1973 में स्थापित किया गया था। डेयर कब स्थापित हुआ? 1973
1973 1973 में विकसित किया गया था। कृषि में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए बच्चों? कृषि में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई? डेयर की। अगला संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। चूंकि भैया आईसीएआर पहले ही आ चुका था, आईसीएआर पहले ही आ गया था आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पहले ही आ गया था। कब भैया? 16 जुलाई। कब? 16 जुलाई 1929 को ही आ गया था आपका, है ना, आईसीआर। ठीक। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हमारे यहाँ पर अपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर की, या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो आपके कृषि में अनुसंधान के लिए जिम्मेदार होता है। और साथ ही साथ बात करें आईसीआर के जो पहले अध्यक्ष की, या फिर सॉरी पहले डायरेक्टर जनरल की, या फर्स्ट डीजी, तो वो बीपी पाल रहे। प्रेजेंट में जो है अभी चेंज हो गए हैं, शायद डॉक्टर हिमांशु पाठक थे, लेकिन अभी चेंज हो गए हैं, है ना। आईसीआर के डायरेक्टर कौन से हैं, है ना? 2025 में डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एमएल जाट, है ना। इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है जो है डॉक्टर एमएल जाट, डॉक्टर एमएल जाट। डॉक्टर हिमांशु पाठक की जगह पर ही आए हैं डॉक्टर एमएल जाट। फिर आपके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईएआरआई, जो कि आपका 1905 में स्थापित हुआ था पूसा बिहार के अंदर, ठीक है। और 1906 में, सॉरी 1936 में इसे पूसा रोड न्यू दिल्ली क्या कर दिया गया था बच्चों? शिफ्ट कर दिया गया था। किसे? आपका आईएआरआई को, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को। फिर अगला इंस्टीट्यूट है आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। कौन सा भैया? नाबार्ड। भैया नाबार्ड का काम क्या है? तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फंड देना। मतलब जितना भी आपका कृषि के, या फिर कहें जितना भी आपको कृषि ऋण मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जितना भी पैसा इन्वेस्ट होता है वो कौन व्यवस्था करता है? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जो कि आपका 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया था। 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया था आपका नाबार्ड। फिर आपका किस समिति की सिफारिश पर? पी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। अगला है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब भैया नाबार्ड डायरेक्टली तो जाएगा नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कि भाई हम लोन देने जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो डायरेक्ट तो नहीं जाएगा। तो इसने कुछ बैंक खोले जो कि आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में जाने जाते हैं, या फिर कहें रीजनल रूरल बैंक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि आपके 2 अक्टूबर 1975 को आपके लॉन्च किए गए थे। पहले मतलब ये कहें 142 थे, लेकिन अभी मर्जर के बाद मात्र 43 जो है आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बचे हुए। फिर आपका केवीके कृषि विज्ञान केंद्र। तो भैया कृषि विज्ञान केंद्र आपका जिला स्तर पर किसानों को आपके जो संबद्ध क्षेत्र हैं कृषि के संबद्ध क्षेत्र, जैसे सेरिकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, बीज प्रौद्योगिकी हो गया, इसमें जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी की ट्रेनिंग या फिर कहें प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होता है कौन? आपका कृषि विज्ञान केंद्र, केवीके। अगला संस्थान है आपका कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा। एपीडा भैया अस्तित्व में कब आया? 1986। कब आया बच्चों? 1986। अब भैया भारत में जो कृषि उत्पाद हैं उनके निर्यात, उनके प्रसंस्करण के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है भैया? अपीडा है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जो कि कृषि उत्पादों के निर्यात व उसके जो है प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है। फिर भैया नाफेड आ गया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। 1958 में भैया अस्तित्व में आया था ये। और ये काम क्या करता है भैया? ये काम करता है सहकारिता को बढ़ावा देता है। क्या करता है भैया नाफेड? सहकारिता को बढ़ावा देता है, और साथ ही साथ एमएसपी पर आपके दलहनी व तिलहनी फसलों की खरीद के लिए जिम्मेदार है कौन भैया? नाफेड। एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1923 में बेंगलोर में स्थापित हुआ था।
1923 में बेंगलोर में स्थापित हुआ था। बाद में 1955 में ये आपका करनाल में आ गया था। ठीक है, एनडीआरआई, ये जो आपका या फिर डेयरी क्षेत्र में रिसर्च के लिए जिम्मेदार है आपका एनडीआरआई। फिर आ जाता है आपका मैनेज, भैया जैसा इसका नेम है वैसा फुल फॉर्म नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जो कि आपका 1987 में अस्तित्व में आया था। ये हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में। सारा कुछ पढ़ाने वाले हैं आपका आगे लेक्चर में। फिर आ जाता है भैया एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1965 में अस्तित्व में आया। इसका मुख्य काम क्या है बच्चों? इसका मुख्य काम है कि भैया ये एमएसपी पर अनाजों को, सीरियल ग्रेन को, चाहे आपका जो है चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मोटे अनाज हो, इसको एमएसपी पर खरीदने के लिए जिम्मेदार, इसके भंडारण के लिए जिम्मेदार, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर कहें पीडीएस के थ्रू आपके जो है राशन के रूप में गरीब लोगों को बांटने के लिए भी जिम्मेदार कौन है भैया? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, 1965 में अस्तित्व में है। फिर भैया सीएसीपी, सीएसीपी का काम क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस काम क्या करता है भैया? तो ये काम करता है कृषि में 23 फसलों के एमएसपी का निर्धारण करता है, उसकी गणना करता है, और सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कमेटी है सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स, को सिफारिश करता है। कौन भैया? सीएसीपी। यह जो है एमएसपी की कैलकुलेशन का काम करता है। अस्तित्व में कब आया था भैया? 1965 में आया था। अगला है आपका सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। अगला संस्थान कौन सा है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। अब भैया सीडब्ल्यूसी क्या काम क्या करेगा? कि भैया सरकारी भंडारण का काम करता है। मान के चलो कि आपने एफसीआई ने खरीद तो कर ली अनाज की, अब भैया उसको गोदामों या भंडार गृहों तक ले जाना है या भंडारण करना है, तो वह काम कौन करेगा? सीडब्ल्यूसी करेगा, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन करेगा। यह क्या करेगा? आपको जो है भंडारण की सुविधा देगा और लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलब परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। कौन? आपका सीडब्ल्यूसी। फिर आपका किसानों पर राष्ट्रीय आयोग, आपका जो है गवर्नमेंट ने किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं को देखते हुए नेशनल कमीशन ऑन फार्मर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जो है नियुक्त किया, और इसने कुछ जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट या एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स के रूप में जाना जाता है। 5 रिपोर्ट पेश की गई थी। ठीक है, और इस कमीशन को स्वामीनाथन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी फार्मर चिल्लाते रहते हैं कि भाई स्वामीनाथन कमीशन की जो है रिपोर्ट्स को जारी करो, लेकिन गवर्नमेंट नहीं सुनती है। ठीक। फिर अगला संस्थान विपणन और निरीक्षण निदेशालय, आपका जो है डीएमआई, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन। यहाँ पर आपको जो आपके मार्केटिंग या विपणन संबंधी सुविधाएं हैं, या फिर कहें जैसे आपका सीड टेस्टिंग हो गया, या फिर कहें जब विपणन के समय नमी की जो आपकी जांच होती है, कौन करता है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, डीएमआई करता है, जो कि फरीदाबाद के अंदर है, हरियाणा। तो भाई सबसे पहले हमने बताया था आपका आता है क्या? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, है ना। इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो ये जरूर याद रखना कौन सा इंस्टीट्यूट किस मंत्रालय के तहत आता है और कौन सी योजना किस मंत्रालय ने शुरू की। ये ज्यादातर एग्जाम का फेवरेट, हर साल प्रत्येक साल किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है कि भैया बताओ यह योजना किस मंत्रालय के तहत आती है, यह आपका इंस्टीट्यूट किस मंत्रालय के तहत आता है। तो सबसे पहले आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, अब इसके अंडर में आता है डायरेक्टली आपका डेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, जो कि डायरेक्टली कृषि शिक्षा व अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। तो भैया डेयर की बात करें तो 1973 में, देखो बच्चों, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना दिसंबर 1973 में कृषि मंत्रालय के अधीन हुई थी। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
देश में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को समन्वित और बढ़ावा देता है। इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत निम्नलिखित स्वायत्त निकाय मतलब ऐसे निकाय या ऐसे ऑटोनोमस का मतलब होता है कि ऐसे संस्थान जो अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने कार्य स्वयं करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इन पर कोई का दबाव नहीं होता। इसमें आता है आपका आईसीएआर, आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आपका जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार, और आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका जो है झांसी उत्तर प्रदेश। इसमें 3 तो कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कि आपके केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, और आपका जो आईसीआर है ये आपके जो 4 संस्थान आते हैं डेयर के अंडर में। अब आ जाओ भैया सबसे पहले संस्थान जो है आईसीएआर पर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो भैया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 16 जुलाई 1929 को, और मुख्यालय क्या है नई दिल्ली। और इसमें एक चीज बच्चों हमेशा याद रखना कि एग्रीकल्चर नहीं होता, हमेशा यहाँ पर एग्रीकल्चरल आएगा, है ना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। स्थापना 16 जुलाई 1929 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो श्री शिवराज सिंह चौहान। जो भी आपका देखो एक चीज याद रखना, जो भी आपके कृषि मंत्री होते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री होगा, वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्या होगा बच्चों, अध्यक्ष होगा। डायरेक्टर जनरल अलग होता है, महानिदेशक अलग होता है, आपका अध्यक्ष अलग होता है। तो कृषि आपका जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या आईसीआर का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, कृषि मंत्री। तो वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है कौन है, श्री शिवराज सिंह चौहान है। पहले अध्यक्ष की बात करें तो मोहम्मद हबीबुल्लाह थे जो कि पहले कृषि मंत्री थे। वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो एमएल जाट है। कौन है बच्चों, एमएल जाट। एमएल जाट जो है वर्तमान में जो है महानिदेशक है आपके किसके, आईसीआर के। प्रथम महानिदेशक की बात करें तो डॉक्टर बीपी पाल है। कुल कृषि विज्ञान केंद्र 731 प्लस है। देश में कुल कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है 43 हैं। आईसीआर की जो स्थापना है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की जो सिफारिश पर 16 जुलाई 1929 को हुई थी। देखो आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में, कब बच्चों, 1927 में रॉयल कमीशन और एग्रीकल्चर की जो है गठन किया था। किसका गठन किया था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन किया। उसकी सिफारिश पर आपका जो है 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना की गई। आगे बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तो भैया देखो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सलाह पर 16 जुलाई 1929 में नई दिल्ली में की गई। आईसीआर की स्थापना के लिए लॉर्ड इरविन के वायसराय काल में 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो प्रथम डायरेक्टर जनरल थे वो डॉक्टर बीपी पाल को बनाया गया। मार्च 1946 में जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को, पहले इसका नाम तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्या था पहले नाम, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, लेकिन बाद में 1946 में जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में इसे जो है स्वतंत्रता के बाद इंडियन में परिवर्तित कर दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्या होता है बच्चों, अध्यक्ष होता है। आगे बात करें कुछ माइलस्टोन जो आईसीआर के हैं। माइलस्टोन का मतलब ये होता है बच्चों कुछ कार्य जो इनकी अचीवमेंट है, आईसीआर की कुछ अचीवमेंट है। तो पहला इनने 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर कहें अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की थी 1957। किस पे, आपका मक्का पर, जिसके तहत आपकी जो है 1961 में गंगा वन जो है पहली मक्का की हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की गई थी, है ना। तो वर्ष 1957 में मक्का पर पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की शुरुआत हुई। वर्ष 1958 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का समतुल्य कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अब भैया आईएआरआई की बात हो रही है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, आईएआरआई को समतुल्य विश्वविद्यालय। अब देखो समतुल्य डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती है बच्चों, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का सीधा सीधा मतलब ये है आपका कि वह संस्थान
जो आपका यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन 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 भैया कोर्सेज चला सकता है, यूनिवर्सिटी की तरह वर्क कर सकता है, यूनिवर्सिटी की तरह काम कर सकता है। यूनिवर्सिटी तो नहीं है आपका, जो है विश्वविद्यालय तो नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय की तरह काम कर सकता है कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसे डीम्ड टू यूनिवर्सिटी कहा जाता है या डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, समतुल्य विश्वविद्यालय कहा जाता है। वर्ष 1960 में पंतनगर में भूमि अनुदान पद्धति पर प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसे गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो कि पंतनगर में है। ठीक है। वर्ष 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई। वर्ष 1973 में कृषि मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग डेयर की स्थापना की गई और वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी या पौंडीचेरी की शुरुआत की गई। वर्ष 1975 में कृषि अनुसंधान सेवा और कृषि वैज्ञानिक भर्ती मंडल की स्थापना की गई। वर्ष 1979 में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम है लैब टू लैंड प्रोग्राम। आपसे पूछा जाता है लैब टू लैंड कार्यक्रम या लैब टू लैंड प्रोग्राम किसने शुरू किया था, तो भैया ये आईसीआर ने 1979 में जो है शुरू किया था। ठीक। एनएआरपी परियोजना या फिर कहें और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की शुरुआत हो गई कब बच्चों, आपका 1979 में। आगे बात करें वर्ष 1995 में संस्थान ग्राम संबंध कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1996 में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना हुई। हरित क्रांति में अमूल्य योगदान देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को किंग बॉर्डन पुरस्कार वर्ष 1989 में प्रदान किया गया और दोबारा 2004 में धान गेहूं कंसोर्टियम में भागीदारी के तहत अनुसंधान और विकास प्रयत्नों के लिए किंग बॉर्डन पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना एनएटीपी वर्ष 1998 में और वर्ष 2005 में राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना की शुरुआत की गई। किसके अंडर में, आपका आईसीआर के अंडर में। आईसीआर के प्रकाशन की बात करें तो अंग्रेजी के प्रकाशन इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस मासिक पत्रिका है, इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस मासिक पत्रिका है, भारतीय खेती मासिक पत्रिका है, भारतीय बागवानी त्रिमासिक पत्रिका है, आईसीआर समाचार त्रिमासिक है और आईसीआर रिपोर्टर त्रिमासिक पत्रिका है। हिंदी की बात करें कि हिंदी में कौन सी पत्रिकाएं आती हैं आईसीआर की, तो आपका खेती मासिक है, फल फूल द्विमासिक है और आपकी कृषि चयनिका, ये जो है आपकी हिंदी में पत्रिकाएं आती हैं किसकी, आपकी आईसीएआर की। एप्स की बात करें कि कौन कौन सी एप्स डेवलप की हैं आईसीआर ने, आपसे पूछ लेगा कि भैया ये एप्स किस काम आती है और किसने विकास की है, तो सबसे पहले आ जाती है आईसीएआर आईआईओआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। आईसीआर आईआईओआर ये एप्लीकेशन है। दिस ऐप प्रोवाइड्स information and resources related to different oilseed crop like castor, sunflower, safflower and sesame as well as biocontrol and seed production। यह ऐप विभिन्न तिलहन फसलों जैसे अरंडी, सूरजमुखी, कुसुम और तिल के साथ साथ जैव नियंत्रण और बीज उत्पादन से संबंधित जानकारी और संसाधन प्रदान करता है। पूसा कृषि की बात करें तो डेवलप्ड बाय द आईसीएआर आईएआरआई, आईसीआर के आईएआरआई द्वारा डेवलप किया गया है। दिस ऐप ऑफर्स both online and offline access to agriculture information including resources from the पूसा इंस्टीट्यूट। आईसीआर आईएआरआई द्वारा विकसित यह ऐप पूसा संस्थान के संसाधनों सहित कृषि संबंधी जानकारी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पहुंच प्रदान करता है। कौन सा ऐप, आपका पूसा कृषि ऐप। किसने डेवलप किया है, आपका आईसीआर ने। अगला एप्लीकेशन है राइस एक्सपर्ट। कौन सा है, राइस एक्सपर्ट। किसने डेवलप किया भैया, एनआरआरआई नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया है बच्चों, विकसित किया है इसे। देखिए डेवलप्ड बाय द आईसीआर एनआरआरआई, दिस ऐप हेल्प्स फार्मर्स diagnose and address issues related to rice cultivation, providing information on pest, disease varieties and more। आईसीआर एनआरआरआई द्वारा विकसित यह ऐप किसानों को चावल की खेती से संबंधित समस्याओं का निदान और समाधान करने में मदद करता है, कीटों, बीमारियों, किस्मों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कौन सा, आपका राइस एक्सपर्ट। फिर अगला ऐप है किसान 2.0।
This app act as a gateway to over 300 agricultural apps developed by different ICR institutions, providing a single platform for accessing a wide range of information in multiple Indian language. यह ऐप विभिन्न ICAR संस्थानों द्वारा विकसित 300 से अधिक कृषि ऐप के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में विस्तृत जानकारी तक पहुंचने के लिए एक एकल मंच प्रदान करता है। कौन सा आपका किसान 2.0। अगला ऐप है ICR-DPR, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, ICR-DPR। तो यह ऐप की बात करें तो दिस ऐप प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूट, इट्स रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू पोल्ट्री। यह ऐप संस्थान, उसके अनुसंधान और मुर्गी पालन से संबंधित प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कौन सा आपका DPR। फिर आपकी बात करें रंगीन मछली, तो भैया दिस ऐप फोकसिंग ऑन ऑर्नामेंटल फिशेस। भैया जो सुंदरीकरण या फिर कहें जो ये कहें कि सौंदर्य प्रसाधन के लिए जो मछली पाली जाती है, सौंदर्य प्रसाधन के लिए तो नहीं बच्चों, आपके जो है मनोरंजन के लिए जो मछलियां पाली जाती है उसकी देखरेख करता है। देखिए, this app focuses on ornamental fish, providing information on their care, breeding and maintenance and promoting the ornamental fish trade। यह ऐप सजावटी मछलियों पर केंद्रित है, उनकी देखभाल, प्रजनन और रख रखाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है और सजावटी मछली व्यापार को बढ़ावा देता है। कौन सा भैया आपका रंगीन मछली ऐप। ठीक। फिर आपका इन्फो इक्वाइंस है, यह घोड़ों के बारे में है ना। दिस ऐप ऑफर्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इक्वाइन, इक्वाइन मतलब घोड़े, अश्व, मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ब्रीड्स, न्यूट्रिशन, डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यह ऐप नस्ल, पोषण, बीमारियों और प्रजनन तकनीकों सहित अश्व प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करता है। फिर है आपका किसान समृद्धि ऐप। दिस ऑनलाइन पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन एम टू कनेक्ट फार्मर विद बायर एंड प्रमोट एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इस ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य किसानों को खरीदारों से जोड़ना और कृषि विपणन को बढ़ावा देना है। ठीक। फिर आ जाता है आपका IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। बात करें बच्चों IARI की, तो IARI की स्थापना हुई थी 1905 में। 1905 में कहां पर बच्चों, पूसा बिहार में। बाद में 1934 में आपका अर्थक्वेक या फिर कहें भूकंप के कारण इसकी इमारत ढह गई, जिस कारण से इसको 1936 में आपका नई दिल्ली पूसा रोड न्यू दिल्ली इसको जो है स्थानांतरित कर दिया गया। 1958 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर कहें आपके समतुल्य विश्वविद्यालय का क्या दिया गया बच्चों, दर्जा दिया गया। तो भैया IARI की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर हुई थी। IARI की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन थे। 15 जनवरी 1934 में भूकंप के कारण इसकी इमारत को काफी नुकसान हुआ, जिससे 29 जुलाई 1936 में IARI को पूसा बिहार से पूसा रोड न्यू दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1958 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की और इसके निदेशक जो है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह या AK सिंह जो है इसके वर्तमान में निदेशक है। नेक्स्ट जो संस्थान है इसे हम पढ़ेंगे आपका कल। ठीक है, ये संस्थान आपको कंप्लीट करना है, इसकी PPT हम ऐड कर देंगे, तो ये संस्थान आपको नोट करना है और इतना आपको कंप्लीट करना है। देखो एप्लीकेशन इतने इसके फंड है आपके जो है NDDB हो गया, NDRI हो गया, जो भी आपके फंड है, जितने भी आपके डिजीज हैं, IBRI, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों। तो भैया ये हमारी जो है दूसरी क्लास थी यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम्स की, जिसमें आपको सारी चीजें एक एक चीज आपको पढ़ाई जा रही है ना। तो यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपी AGTA की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो गन्ना पर्यवेक्षक की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपी PSC STA की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपी TGT एंड PGT की या यूपी LT ग्रेड की, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लास प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज सभी परीक्षाएं कवर करता है एक सिंगल कोर्स। मतलब एक कोर्स में 5 परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं। प्राइस क्या है कोर्स का,
3,999 है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, और साथ में साथ जो क्लास की पीपीटी है वो भी मिलेगी, और डाउट सेशन, ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। और साथ में बच्चों, आपको इस कोर्स के साथ आपको प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 3,999 1 ईयर का कोर्स, 1 साल का कोर्स, और साथ में प्रिंटेड नोट्स आपको इसी के साथ मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एग्जाम, यूपीएजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक और यूपीपीएससी, एसटीए, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, यूपीएलटी ग्रेड टीचर के लिए ई बुक 799 में है, आपका टेस्ट सीरीज 599 में है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसमें मिलने जा रहा है भैया नोट्स का कंप्लीट सेट। इसमें देखो, जब मैंने लॉन्च किया था तब तो मैंने ये नहीं बोली थी ये बात, लेकिन जो आपके नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स, जो 3,999 रुपए का कोर्स परचेज करता है उसको प्रिंटेड नोट्स, कौन से बच्चों, प्रिंटेड नोट्स साथ में फ्री मिलेंगे। साथ में आपको फ्री मिलेंगे, किसके साथ, 3,999 के कोर्स के साथ, जो कि आपका यूपी स्पेशल वाला कोर्स है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों।